Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today we are starting a new course, Daily News Analysis of the Hindu newspaper, and it is a daily edition, and today is 2nd May and it is a Saturday. So let's start the course. Today let's start the first topic. It's about food, nutrition and livelihood security, and it is on page number 6 of the Hindu, and it is written by M.S. Swaminathan and Nitya Rao. इसमें कोविड-19 के बारे में एम एस स्वामीनाथन ने कहा है कि फूड, न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड, रोजगार, ये 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हैं। और इसमें बताया है कि खाना, भोजन, फूड सिक्योरिटी के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के द्वारा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा लाया गया है, उसमें राइट टू फूड आया है। सब खाना खाना संवैधानिक अधिकार बन चुका है। नहीं तो पहले शिप टू माउथ था, जब यूएसए से इम्पोर्ट करके खाना आता था तभी राइट टू फूड हो पाता था, तभी सबको खाना मिल पाता था। भोजन इसमें एक और प्रधानमंत्री द्वारा एक और योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें गरीबों को 5 किलो वीट और राइस और 1 किलो दालें दी जा रही हैं, जिससे उन्हें खाने की कोई दिक्कत ना हो। न्यूट्रिशन भी हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पोषण हर खाने में ज़रूरी होता है। ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा लाया गया था कि पोषण हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अलग अलग बीमारियां से वह ग्रसित हो सकता है। पोषण में हिडन हंगर आता है, छिपी भूखमरी, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, इन सब की कमी होने से बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि क्या कहते हैं, कोविड-19 एक आरएनए है, उसमें क्या कहते हैं वो जल्दी पकड़ सकता है जिनकी इम्यूनिटी कम होगी। तो और क्या कहते हैं ये हिडन हंगर तब भी होता है जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी होने से, जैसे कार्बन, फास्फोरस, इन सब की कमी होने से भी ये बीमारियां जल्दी पकड़ने का डर होता है। लिवलीहुड फिर आता है, लिवलीहुड रोजगार। मनरेगा जो 2005 में बना था, अब उसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया है। इसमें आदमियों को गड्ढा खोदने में पैसा मिलता था, अब ये कोविड-19 के द्वारा महामारी में बच्चों व बुजुर्ग को का देखभाल करने पर महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जिससे उनका भी काम चलता रहे और उनको भी दिक्कत ना हो पैसे की। फार्मर सेक्टर प्रॉब्लम्स, किसानों की दिक्कतें। पहली दिक्कत, जब वह फसल उगाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी, जब फसल उनकी खड़ी होती है। और तीसरी, जब उनकी फसल कट चुकी होती है। पहली, इनपुट आगत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा क्या कहते हैं, आगत के समय जैसे बहुत घासें उगी हो रहती हैं, तो उसको कटवाने के लिए या नया बीज लाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपये पर ईयर इन किसानों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें यह दिक्कत का सामना ज़्यादा दिनों तक ना करना पड़े। दूसरी दिक्कत होती है मांग की। कभी डिमांड कम होती है, कभी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई के ऊपर होता है। तीसरी दिक्कत होती है लैक ऑफ स्टोरेज की, संग्रहण की। ये क्या कहते हैं, संग्रहण ना होने पर कभी कभी फसलें खराब भी हो जाती हैं। पानी गिर जाता है समय समय पे, तो गिर नहीं रहा है पानी, कभी कभी गिर जाता है, तो उसके कारण प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने एक फूड पार्क बनाने की योजना बनाई है, जिससे ये लोग आराम से अपना फसलें रख सकें और ये इनकी फसलें खराब भी ना हो। तीसरी होती है मार्केट या बाज़ार। इसमें क्या कहते हैं, ई नाम एक आया है, जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो 14 अप्रैल 2016 में उसका लॉन्च हुआ था। उसमें ऐसा माना गया है कि अब कोई भी कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। साउथ इंडिया वाला किसान नॉर्थ इंडिया में बेच सकता है और नॉर्थ इंडिया वाला साउथ इंडिया में, कहीं भी कोई भी अपनी फसल बेच सकता है। मॉडल एपीएमसी एक्ट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके द्वारा क्या कहते हैं, कोई भी मीडियोकर नहीं रहेगा, किसान डायरेक्ट मार्केट में अपना सामान बेच सकता है। इसमें बीच में जो पैसे
किसानों के बच जाते थे वो बच जाएंगे। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, इसमें इसमें भी ये लोग डायरेक्ट, जैसे कोई रुई की फैक्ट्री है या कोई खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री है, तो उसमें किसान डायरेक्ट क्या कहते हैं सामान प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे उनको अच्छा पैसा मिलेगा अपने फसल का। सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा कभी आपूर्ति ज़्यादा होने पर, सप्लाई ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है, कभी डिमांड ज़्यादा होने पर सप्लाई कम हो जाती है, तो वह दिक्कतें आती रहती हैं। फिर आती है प्राइस, मूल की दिक्कत। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले ये एमएसपी निकाला जाता था एक्चुअल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, लेकिन अब ये निकाला जाता है एक्चुअल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस रेंट, क्योंकि किसान भी दूसरों बड़े लोगों से रेंट में पैसा ले लेते हैं कि फसल उगाने के लिए, तो वो उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए एमएसपी निकालने के लिए। पब्लिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सार्वजनिक अधिग्रहण एमएसपी पर, यह भी बहुत ही दिक्कत फार्मर की एक प्रॉब्लम है। वैल्यू एडिशन इनका जैसे अमूल है, इसमें सामान पूरा बिक जाता है, ये दूध का हर पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आती है नॉन फूड फैक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। दूसरा आर्टिकल है ताइवान कोविड-19, ये द हिंदू पेज नंबर 6 पे है। ताइवान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शो हाउ इट इज़ डन। ताइवान, यहाँ पे डिजीज़ आउटब्रेक कैसे हुआ था इस सदी में। पहले स्पेनिश फ्लू आया 1980 में, फिर सार्स आया 2003 में, फिर H1N1 2009 में, फिर मर्स 2013 में, फिर इबोला वेस्ट अफ्रीका में 2014 में आया था, फिर जीका 2015 से 16 के बीच में सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। ताइवान ने इसको कैसे कंट्रोल किया है। पहले जब वुहान में केस फाइंड हुआ कोविड-19 का, तो वहाँ पे सारी फ़्लाइट बंद कर दी गई। उसी दिन से ही वहाँ पे क्वारंटाइन स्टार्ट हो गया उनका। वहाँ पे रिस्पांस टीम बनाई गई, रिस्पांस टाइम बहुत तेज़ था वहाँ पे। फिर वहाँ टेस्टिंग बहुत तेज़ी से की गई, फिर ट्रैवल हिस्ट्री लोगों की फाइंड की गई कि कहाँ कहाँ से कोई आया है, कौन कौन वुहान गया था। फिर जीपीएस ट्रैकिंग की गई, हर इंसान की जीपीएस ट्रैकिंग की गई कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, या वो अफेक्टेड वाले एरिया में तो कौन कौन गया है, कौन कौन नहीं। फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी इंक्रीज़ की गई, उनका नंबर इंक्रीज़ किया गया। ताइवान वो एक मेंबर नहीं है WHO का, लेकिन तब भी उसने अपनी कोविड-19 की इंफॉर्मेशन यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ सबके साथ बताई है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुका है। और उसने ये भी बताया कि उसका जेनेटिक सीक्वेंस भी बताया कोविड-19 का। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, क्योंकि कोविड-19 RNA है, उसका जीन्स चेंज हो सकता है, इसीलिए उसने बताया कि ऐसा जीन है कोविड-19 का। स्पेनिश फ्लू का समय था जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक। इसके कंफर्म केसेस थे लगभग 50 करोड़ लोग एस्टिमेट के हिसाब से। और इसकी डिजीज़ इस इन्फ्लुएंजा डिजीज़ के कारण हुआ था, और इसके कारण 5 करोड़ लोग मरे थे। दूसरा है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका पीरियड था 2002 चाइना से शुरुआत हुई थी इसकी, और 2004 तक। तीसरा है H1N1, हेमाग्लूटिन न्यूरामिडेस। इसमें लगभग 18,000 लोग मरे थे, और इसमें इन्फेक्टेड थे 6 लाख लोग। ये स्वाइन फ्लू इसलिए कहलाया था क्योंकि जो लोग पिग से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे उनको ये ज़्यादा हुआ था, उसके कारण ये ज़्यादा फैली थी बीमारी। मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका पीरियड था 2013। इन्फेक्टेड इससे हुए थे लगभग 2,500 लोग, और इसमें मरे थे लगभग 850 लोग। चौथा है इबोला हेमोग्राफिक फीवर। ये हुआ था वेस्ट अफ्रीका में 2014 में। जीका, ये मच्छरों के काटने हो जाता था, एडीज स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। इसका पीरियड था 2015 से 16। इससे लगभग 5 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए थे। अब आता है तीसरा आर्टिकल,
कश्मीर सैफरॉन, ये पेज नंबर 16 पे है द हिंदू के। कश्मीर सैफरॉन गेट्स जीआई टैग। कश्मीर सैफरॉन, ये तो आपको सभी को पता होगा कि कश्मीर सैफरॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बर्फ़, ठंडी के समय यहाँ बर्फ़ जम जाती है, उस वक्त क्या कहते हैं, मिट्टी भी जम जाती है, वहाँ पे एक टेक्सचर टाइप का लग जाता है। वहाँ पे क्या कहते हैं, केसर का उगना बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ पे केसर आराम से उग सकता है। वो जगह है करीमा, हाईलैंड ऑफ जिग, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे केसर उग सकता है आराम से, और इसे जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग होता है किसी स्थान विशेष की वस्तु को, या जीआई टैग दिया जाता है जब वह कुछ नया हो। ये जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक। इसका 10 वर्ष में नवीकरण किया गया है। इसमें कई अलग तरह के हैं, कृत्रिम जैसे कोल्हापुरी चप्पल, मानव निर्मित जो हो जैसे कोल्हापुरी चप्पल या बनारसी साड़ी, या प्राकृतिक जैसे आसाम चाय, ये सब। और कृत्रिम में ये भी आ सकता है कि जैसे गोरखपुर का टेराकोटा या मणिपुर का ब्लैक राइस, ये सब भी उसमें आ सकता है। फिर आता है चौथा आर्टिकल, पीएम केयर्स फंड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर कंट्रोलिंग 1 day सैलरी एवरी मंथ टू पीएम केयर्स फंड। इट इज़ ऑन पेज नंबर 10 ऑफ द हिंदू। इसमें बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड अब चालू रहेगा। ये इसके कोविड-19 के ख़त्म होने के बाद भी चालू रहेगा। इसमें क्या कहते हैं, इसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और इसके मेंबर होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर गृह मंत्री, और रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर। और इस वक्त इसका ये बहुत ही ज़्यादा लोग डोनेट कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड में, क्योंकि कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है और गरीबों को बहुत ही ज़्यादा इस महामारी में दिक्कतें हैं, और इसमें सिर्फ इंडिया के लोग ही डोनेट कर सकते हैं। इसमें बाहर के लोग नहीं कर सकते, बाहर की गवर्नमेंट कंपनियां नहीं कर सकती हैं। इसमें जैसी कंपनियां जो भारत में जिनका निवेश है वो डोनेट कर सकती हैं,